हेलो गाइस, सो ये है वो 8 चीज़ें जो कि आपको कनाडा जाने से या तो पहले करनी चाहिए या फिर आपको समझ लेनी चाहिए। अगर नहीं तो फिर आपको बाद में पछताना बहुत पड़ सकता है। सो लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो। सो फर्स्ट थिंग इज टैक्सेस। इंडिया में क्या होता है कि आपको जितनी भी आप अर्निंग करते हो उसमें से एक स्पेसिफिक पार्ट अगर वो टैक्सेबल इनकम का है तो वो आपको पे करना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन कनाडा में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कनाडा में आपको दो तरह के टैक्सेस भरने पड़ते हैं, एक है फेडरल गवर्नमेंट को और सेकंड है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को। और एक तीसरी चीज़ जो कि आपकी सैलरी में से कट होकर आती है, दैट इज द पेंशन प्लान फंड्स। ठीक है, वो आप ही दोगे और आपका जो एम्प्लॉयर है वो भी आपको देगा। सो इट इज़ जस्ट लाइक अ प्रोविडेंट फंड थिंग। ठीक है, जिनको नहीं पता तो वो आज जब भी आप रिटायर होगे तो फिर आपको कोई भी गवर्नमेंट पेंशन नहीं मिलेगी, बल्कि आपका जो अर्निंग होगी, जो आपके अलग से टैक्सेस 1-2% जो आपकी अलग पे कर रहे हो या फिर जो पेंशन प्लान जो है उसमें से कट होकर आ रहा है, तो वो पेमेंट जो है वो आपको रिटायर होने के बाद मिलेगी। सो इफ़ यू आर इन यूएस सो दैट इज जस्ट लाइक अ 401k प्लान और रॉथ IRA। और अगर आप इंडिया से हो, अगर आपने जॉब किया सो इट इज जस्ट लाइक अ PF और प्रोविडेंट फंड। सेकेंड चीज जिसके लिए आपको पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए, दैट इज वेदर। वेदर क्यों? क्योंकि कनाडा में वेदर जो है वो बहुत एक्सट्रीम भी हो सकता है। ठीक है, -30 -40 आम बात है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डिग्री सेल्सियस। ओके, तो अगर आप टोरंटो जा रहे हो या फिर आप मॉन्ट्रियल जा रहे हो या कोई भी और ईस्टर्न शहर में आप जा रहे हो, तो वहाँ पर आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड का आपको सामना करना पड़ सकता है, विद एन एक्सेप्शन कि अगर आप वेस्टर्न पार्ट में जाओ, फॉर एग्जांपल इन ब्रिटिश कोलंबिया, वैंकूवर साइड या विक्टोरिया, तो वहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा ठंड का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इट इज़ जस्ट लाइक अ नॉर्थ इंडिया में जो टेम्परेचर होता है, जो वेदर और क्लाइमेट होता है, वैसा ही वहाँ पर सर्दियों में भी रहता है और गर्मियाँ भी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती। ठीक है, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में तो नहीं, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। थर्ड चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इंडिया से करवा कर लेकर जाओ तो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है, एंड दैट इज़ योर डेंटल वर्क। अगर आप अपने दांतों का इलाज इंडिया से करवा कर जाओगे सो आपके जैसा होशियार आदमी कोई नहीं है। अगर आप कनाडा जाकर करवाओगे तो इतना ज़्यादा महंगा आपको पड़ेगा कि कई लोग तो ये बोलते हैं कि हम इंडिया की टिकट करवा कर इंडिया जाकर अपने दांतों का इलाज करवा कर अगर वापस भी आ जाए कनाडा में तो भी हमारे पैसे बचेंगे। सो जस्ट थिंक अबाउट दैट कि इतना ज़्यादा महंगा डेंटल वर्क अगर कनाडा में है तो इंडिया से आप करवा कर अगर आप चाहते हो तो आप बहुत सारे पैसे जो है वो अपने वो बचा रहे हो। तो अगर आपके दांतों को कैपिंग की ज़रूरत है या फिर नए दांत लगवाने हैं आपने, तो आप कनाडा भूल जाओ, आप इंडिया से ही करवा कर जाओ। अगर नहीं करवाओगे तो फिर आपको वहाँ जाकर बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और उसी वजह से आपको थोड़ी बहुत आई वुड नॉट से थोड़ी बहुत बट बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल आपको लॉस जो है वो हो सकता है फॉर लिटरली द सेम काइंड ऑफ वर्क। फोर्थ चीज़ आ जाती है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप इंडिया में आप पहले से ड्राइव कर रहे हो सो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप अपने RTO के पास जाओ, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, और वहाँ से आप एक एक्सपीरियंस लेटर बनवा कर लेकर आओ कि हाँ जी इस बंदे के पास इतने साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। अगर आप वो बना कर देते हैं सो इट इज़ रियली गुड, क्योंकि जब भी आप कनाडा में नया अपना ड्राइविंग लाइसेंस या वहाँ का लोकल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाओगे तो फिर आपको बहुत ईजीली वो पास कर देंगे। टेस्ट तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन वो प्लस पॉइंट होता है। अगर आप मॉन्ट्रियल जा रहे हो तो फिर आपका जो इंडियन है ड्राइविंग लाइसेंस, तो वो शायद आई एम नॉट श्योर, वो शायद 1 साल तक या 6 महीने तक के लिए वैलिड होता है वहाँ पर। और अगर आप इंडिया से इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बना कर लेकर जा रहे हो तो उसकी जो वैलिडिटी होगी वो कनाडा में भी एप्लीकेबल होगी। बट इट इज़ एडवाइजेबल कि जितनी जल्दी हो सके आप कनाडा में एक ड्राइविंग लाइसेंस कैनेडियन बनवा कर रखो। फिफ्थ थिंग इज़ द क्रेडिट कार्ड। तो इंडिया में आपके पास ज़्यादातर होंगे डेबिट कार्ड्स, ठीक है, या जिन्हें हम ATM कार्ड भी बोल देते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड हर एक के पास नहीं है। कनाडा में इससे टोटली उलट काम है, वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड मीन्स कि आप बैंक से लोन ले रहे हो कोई भी चीज़ परचेज करने के लिए, ये वो अमाउंट है जो कि आपके पास अभी नहीं है। अगर आप उसका जो पेमेंट प्लान टाइम पर आप उसकी पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, फिर तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत इजीली इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड के ऊपर जी रहे हो और उसकी पेमेंट नहीं कर रहे तो फिर आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो बहुत नीचे चला जाएगा और वहाँ पर क्रेडिट स्कोर ही सब कुछ है।
क्रेडिट स्कोर के ऊपर ही आपको गाड़ी के लिए फाइनेंस करना ईजी हो जाएगा। क्रेडिट स्कोर के ऊपर ही आपको कोई भी अगर आपने चीज़ परचेज करनी है जो कि महंगी है, वो क्रेडिट स्कोर के ऊपर डिपेंड करेगा। घर लेना है तो वो भी क्रेडिट स्कोर के ऊपर डिपेंड करेगा। इट मीन्स कि एवरीथिंग, अगर आप अपनी लिमिट इंक्रीज करना चाहो सो दैट वुड आल्सो चेक कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना है। आमतौर पर अगर आपका क्रेडिट स्कोर 800 प्लस है तो फिर आप बहुत बढ़िया क्रेडिट स्कोर वाले हो। अगर आपका 750 प्लस है तो भी चलेगा, लेकिन 700 से नीचे आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप अपने क्रेडिट स्कोर कभी भी लेकर जाओ, क्योंकि अगर 700 से नीचे है तो इट मीन्स कि आप बहुत बड़े कर्जे में बहुत जल्दी, या तो पहली बात तो डूब ही चुके होंगे, अगर नहीं तो फिर आप डूबने वाले हो। तो आप अपनी क्रेडिट कार्ड की जो स्पेंडिंग है उसे आप मैनेज करना, ये नहीं कि आप हर एक चीज़ जो है वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर परचेज करते रहो। नो, नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज़ की टिप्स। ये वो वाले टिप्स नहीं है जो कि मैं आपको दूंगा, ये वो वाले टिप्स हैं जो कि हम किसी सर्विस को देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर जो वेटर को हम एक्स्ट्रा मनी देते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड अ टिप। और कनाडा के कुछ इलाकों में 10 से 15% टिपिंग आपके बिल के ऊपर देनी, मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपलसरी है, लेकिन वो बहुत अच्छी मानी जाती है, एक तरह का रिचुअल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने $100 का कहीं भी कुछ भी खाया तो 10 से $15 आप एक्स्ट्रा उन्हें एज अ टिप जो है वो आपको देना पड़ेगा। अगर आपको नहीं देते हो तो फिर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि क्या खाना अच्छा नहीं बना था क्या। तो ये हर एक जगह पर लागू होता है जहाँ भी फिजिकल लेबर जो है वो इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट में वेटर्स के लिए, या फिर सैलून्स में बार्बर्स के लिए, या कहीं भी जहाँ भी ह्यूमन फोर्स इंक्लूड होती है, लेबर फोर्स इंक्लूड होती है, तो वहाँ पर टिपिंग जो है वो एक तरह से कंपलसरी है। तो अब टिपिंग की बात करते करते एक बात और मेरे माइंड में आ गई है, वो ये है कि जब भी आप कनाडा में शॉपिंग करोगे या नॉर्थ अमेरिका में शॉपिंग करोगे तो फिर वहाँ पर जो टैक्सेस हैं आइटम्स के ऊपर वो अलग से लगते हैं। ठीक है, इफ़ यू आर सीइंग कि कोई भी चीज़ $10 की मिल रही है तो उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं वो अलग से एप्लीकेबल होंगे। अगर आप नहीं देख रहे हो वो और डायरेक्टली आप कह रहे हो कि हाँ ये $10 की है और उसके ऊपर अगर 15% टैक्स लग रहा है तो वो आपको $11.5 की मिलेगी, उससे कम में आपको नहीं मिलने वाली। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिनके ऊपर टैक्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इट इज़ एडवाइजेबल कि आप हमेशा जो टैक्सेस हैं वो आप इंक्लूड करके चलो, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो वहाँ पर एक्सक्लूडिंग द टैक्सेस होती हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग टैक्सेस नहीं होती, इंडिया के जैसा माहौल नहीं है, एक्सक्लूडिंग द टैक्सेस होता है। नेक्स्ट वाला स्टेप अगर आप नहीं करोगे और आपके नाम पर कुछ एसेट्स हैं तो फिर आपके परिवार वाले आपके जाने के बाद बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है इंडिया में, जैसे कि कोई एग्रीकल्चरल लैंड है या फिर कोई घर है या कोई भी प्लॉट वगैरह है, तो आप 40 और 50 या 60 ब्लैंक पेपर्स के ऊपर डिपेंडिंग अपॉन कि आपके नाम पर कितनी प्रॉपर्टी है तो वो आप साइन करके ज़रूर जाओ। अगर वो आप साइन नहीं करके जाओगे और आप कनाडा में हुए तो और यहाँ पर ज़रूरत पड़ी उसे बेचने की या फिर लीज पर करने की या कुछ भी करने की, तो फिर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। आपको हो सकता है कनाडा से इंडिया आना पड़े, जिससे सिर्फ एक दिन के काम के लिए। ठीक है, तो वो एक दिन का काम आपका कम से कम 2.5-3 लाख रुपए खा जाएगा। और आई वुड नॉट रेकमेंड कि आप बिना अपने ब्लैंक पेपर साइन किए मत जाओ। तो इसके अलावा आप अगर ब्लैंक पेपर साइन नहीं करना चाहते तो आप अपने किसी फैमिली मेम्बर के नाम पर पावर ऑफ अटर्नी भी दे सकते हो। उनके पास पूरी पावर होगी कि वो कुछ भी कर सकते, चाहे उसे लीज पर ले चाहे वो बेच दे, तो वो एक तरह से मालिक बन जाएंगे। मालिक आप भी रहोगे, लेकिन वो आपके जो फैमिली मेम्बर जिनके नाम पर पावर ऑफ अटर्नी है वो भी मालिक बन जाएंगे। अब आती है बारी लास्ट चीज़ की, एंड दैट इज़ कुकिंग। अगर आपको कुकिंग नहीं आती है सो आई वुड सीरियसली से कि आप कुकिंग करना सीख लो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको बहुत भूख लगी होती है और घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं होता, वो जॉब पर गए हुए होते हैं। तो अगर आपको कुकिंग नहीं आती है सो इट इज़ अ मस्ट कि आप अभी कुकिंग जो है वो आप सीख लो, चाहे आप लड़के हो या लड़की, कुकिंग हर एक को आनी चाहिए। ठीक है, इन फ्यूचर कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको कुकिंग बहुत बेनिफिशियल करेगी, ये बहुत सारे बेनिफिट्स देंगी। फर्ज करो कि आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ रह रहे हो और ज़्यादातर कुकिंग वो कर रहे हैं, तो किसी दिन अगर लड़ाई भी हो गई तो आप खुद से खाना बनाकर उनको चिढ़ा कर खाना। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो, लेकिन जो मेन चीज़ है कि आप कुकिंग ज़रूर सीखो, क्योंकि ये नहीं पता किस दिन आपको अकेला रहना पड़ जाए तो
आप खुद से अपना खाना जो है वो बना सकते हो। हालांकि आप स्किप से भी ऑर्डर कर सकते हो, ऊपर से ईट से भी ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन इट इज़ एडवाइजेबल कि आप अपने स्पेंडिंग्स हैबिट्स को कंट्रोल में रखो और खुद से खाना ही बनाना अगर बना सको तो। सो ये थे वो 8-10 चीज़ें जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इंडिया में ही आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपको इन फ्यूचर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। सो प्लीज़ गिव अ लाइक टू दिस वीडियो सो दैट ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, एंड प्लीज़ गिव मी अ क्विक फेवर बाय लाइकिंग दिस वीडियो सो दैट कि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो जान सके कि कनाडा आने से पहले क्या कुछ करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।